हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार शर्मा कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से। आज हम लोग बृहद खास करके बीपीएससी के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर में बीपीएससी ये है क्या। आज के युवाओं वर्ग में इस कंपटीशन को लेकर के इतना क्रेज क्यों है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे, इसका क्या रोल है और इसको पार करने के लिए यानी उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ये बीपीएससी क्या है। आपको ये जो बीपीएससी है यह बिहार राज्य सरकार की सबसे बड़ी ये सर्विस मानी जाती है, जिसको कंप्लीट करने के बाद हम विभिन्न स्तरों पे सरकार के माध्यम से अपनी हम सेवा देते हैं। और ये आज के डेट में ये इतना इसका ज़्यादा क्रेज हो चुका है कि यूपीएससी के बाद अगर किसी भी आयोग को सबसे ज़्यादा आज के डेट में महत्व दिया जा रहा है तो अन्य पीसीएस की भांति ये बीपीएससी है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। तो हम देखते हैं कि बीपीएससी में कई सेक्शंस आते हैं। आपको सबसे पहली बात है सिलेबस की, तो पहला चरण होता है इसका प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स तो प्रीलिम्स में हम देखते हैं कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समय आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। अब उस जीएस की हम बात करते हैं प्रीलिम्स में, तो टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन का वैल्यू 1 नंबर होता है। तो प्रीलिम्स में हम देखेंगे कि कई ऐसे विषय हैं जिसको हम कंप्लीट करने के बाद ही हम प्रीलिम्स को हम पार कर पाते हैं। जैसे कई विषय का क्या योगदान है और अभी तक उसमें कितने क्वेश्चंस किस विषय से पूछे जा रहे हैं, किस विषय का कितना इम्पोर्टेंस आपको प्रीलिम्स में है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत से देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास को। इतिहास ये हमारा हिस्ट्री हुआ। दूसरा राजनीतिक शास्त्र। एवं भारतीय संविधान। उसके बाद हम लोग अर्थशास्त्र की बात करेंगे। फिर भूगोल, तो अभी हम लिखें देखें कि इतिहास, तो इतिहास के जो 3 सेक्शंस होते हैं प्रीलिम, उसके एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और
मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज के डेट में बीपीएससी में हम देखते हैं कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वह इतिहास से पूछे जाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा किसी सेक्शंस का योगदान है तो वह है मॉडर्न इंडिया। उसमें लगभग 50% के आसपास में क्वेश्चंस उसे हमेशा, जितने भी अभी तक बीपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं और ये संभावना है कि आगे भी जितने भी होंगे तो लगभग उसका यही योगदान रहेगा, यही क्वेश्चंस की संख्या लगभग में रहेगी। इसलिए हमको हिस्ट्री को बहुत बेहतर तरीक़ा से देखना होगा। दूसरा सेक्शन है राजनीतिक शास्त्र और भारतीय संविधान। तो इस सेक्शन से भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस हर साल हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, तो लगभग यही योगदान उसका भी 10 से 12, कभी कभी 15 क्वेश्चंस भी अर्थशास्त्र से और भूगोल से भी लगभग इतने ही क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद और भी विषय बच जाते हैं, जैसे साइंस का पार्ट है, उसमें फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ। तो इन तीनों से मिलाकर लगभग 20 से 25, कभी कभी 30 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इससे। उसके बाद करंट अफेयर्स। तो आज के डेट में करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हो चुका है बीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने में। अब तो लगभग 30-35 क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स को लेकर के पूछे जाते हैं, जिसमें हमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या करंट अफेयर्स हैं, पूरे देश स्तर पे क्या करंट अफेयर्स बन रहे हैं, उसके बाद वैश्विक स्तर की बातों को लेकर के हर बार इतने क्वेश्चंस लगभग हमारे पूछे जा रहे हैं। तो हमें विशेषकर इस चीज सेक्शंस को लेकर के ध्यान देना होगा। और अंत में जो बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा हुआ है प्रीलिम्स को लेकर के, कि उसमें मैथ से क्वेश्चंस लगभग आपको जनरली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैट्रिक से लेकर के कम से कम इंटरमीडिएट तक के भी क्वेश्चंस लेकर के हमेशा पूछे जाते हैं। तो उसको लेकर के ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है। जो हमारे आर्ट्स सेक्शन और साइंस सेक्शन जो हैं उसी पे हमको बेहतर तरीक़ा से हमें काम करना है। तो ये हमारी प्रीलिम्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, दूसरा चरण होता है आपको मेंस। तो मेंस हम तभी लिख पाते हैं जब हम प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं। नहीं तो हम कितने भी पढ़ लें, कितने घंटे पढ़ें, अगर हम प्रीलिम्स को क्रैक नहीं कर पाते हैं तो मेंस का फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता है वहाँ पे। और मेंस के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी, चाहे हमारी ऑप्शनल की बात हो या फिर जीएस मेंस के लिए की बात हो, यह क्वेश्चंस हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम, इवन 67 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं और कुछ इसमें होने वाले हैं, तो अभी का यही ट्रेंड है कि जीएस मेंस आपको सब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आने वाले समय में जितने भी वैकेंसीज आएगी, बीपीएससी उस पर क्या इनिशिएटिव लेता है वो तो बात की बात है।
तो जीएस मेंस की अगर बात हम करते हैं तो बीपीएससी में 2 पेपर आपको जीएस मेंस का है, जिसका प्रत्येक का वेटेज 300 नंबर और 300 नंबर का होता है। उसके बाद एक ऑप्शनल विषय होता है। तो ऑप्शनल विषय को यह एक धारणा रहती है, कई बच्चे हमेशा ये पूछते भी रहते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन साइंस से रहा हुआ है, क्या कमीशन में भी मुझे बीपीएससी या यूपीएससी जो भी चीज़ हो मुझे साइंस ही लेना पड़ेगा? तो ऐसी कोई इसमें बाध्यता नहीं है। आपका जो भी स्ट्रीम रहा हो ग्रेजुएशन में, उससे कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी का एक मानक है कि कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किस विषय से हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप स्वतंत्र हैं ऑप्शनल चूज करने के लिए। अगर साइंस पार्ट है आप आर्ट्स रख सकते हैं, आर्ट्स पार्ट है आप साइंस, कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑप्शनल को जो टोटल वेस्टेज दिया जाता है वह भी 300 नंबर के होते हैं हमारे। उसके बाद 100 नंबर के हिंदी भी पूछे जाते हैं आपको। तो जब हम प्रीलिम्स के बाद जब हम फर्स्ट पेपर जब हमारी होगी तो वह 100 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, जिसमें कुछ ग्रामर और कुछ कंप्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर है उसका। तो क्वालिफाइंग नेचर है तो उसके लिए ज़्यादा हमें माथापच्ची नहीं करनी है। हाँ, अपनी वो भाषा है, हमारे बिहार या फिर जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हिंदी ही मुख्य माध्यम है, तो उसको लेकर के हमें बस बिना किसी प्रेशर के उसको थोड़ा बहुत तैयारी करना है। तो ये हमारा मेंस का सेक्शंस रहा कि प्रीलिम्स के बाद कैसे हम मेंस की तरफ आएंगे। तो मेंस में वही है, पहले 100 नंबर की हिंदी होगी, उसके बाद आपके जो ऐच्छिक विषय आपने रखा हुआ है और उसमें 3 घंटे मिलेंगे, 300 नंबर के होंगे। इसके बाद आपका जीएस मेंस का सेक्शन है, जिसमें पेपर 1 भी 300 नंबर का और पेपर 2 भी जीएस का 300 नंबर का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा मेन पेपर हुआ ऑप्शनल और जीएस मेंस, यह टोटल 900 नंबर के होंगे हमारे। कितने? 900 नंबर के। तो हम लोग देखेंगे ये 900 नंबर का। तो पहले तो हमने देखा था ये प्रीलिम्स को, कितना प्रीलिम्स कितना था, 150 क्वेश्चंस और इसके मार्क्स भी थे 150 मार्क्स। दूसरे में आते हैं हम हिंदी, ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग, उसके बाद मेरा जो ऑप्शनल जो भी चीज आपका रहा हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये आपको 300 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जीएस मेन
ये फर्स्ट पेपर, ये भी 300 मार्क्स। देन जीएस मेन, ये पेपर सेकंड हुआ, इसमें भी 300 मार्क्स। तो हमने मोटा मोटी खाका देख लिया कि हमें प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस, मेंस में कितने क्वेश्चंस और मेंस का वेटेज कितना रहा। तो याद रखिए, आप प्रीलिम्स में 150 में 150 भी लेकर आइएगा तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ आपको एक बैरियर पार करा रहा है। क्यों? क्योंकि आप मेंस में आराम से बैठ सकें, उसको क्वालिफाई हो सके। जब आपको प्रशासक बनाने की जब बात आएगी तो वह आपके मेन सब्जेक्ट्स का सबसे बड़ा योगदान उसमें रहेगा। इसलिए बेहिचक आपको कौन सा विषय ऑप्शनल में पसंद है वह अपने हिसाब से रखिए, ना तो किसी टीचर के बहकावे में और न ही किसी हित मित्र को देख करके कि उन्होंने इस विषय को रखा तो हम भी उसी विषय को रख लें। नहीं, आपको किस विषय में रुचि है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आप देखिए, उसको समझिए कि क्या मैं इसमें बेहतर कर सकता हूं। उसके बाद जहां तक बात रही जीएस मेंस, तो वह यूनिवर्सल है। जितने भी बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो सभी को जीएस मेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उस सभी को देना होता है। इसलिए मेरा फोकस जीएस मेंस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि यही तीनों सेक्शंस हैं जो आपके प्रशासक बनने के मार्ग को सबसे ज़्यादा ये आसान करेंगे। और हमें फुल्ली डेडिकेशन के साथ सभी विषयों पे हमें काम करना होगा। जब हम मेंस क्वालिफाई करते हैं तो एक अंतिम चरण होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। क्या होता है वो? इंटरव्यू। तो बीपीएससी या कोई भी आज के डेट में बड़े बड़े कमीशंस हैं, इवन आपको जनरल कंपटीशन में भी कुछ जगह पे इंटरव्यू की भी ऐसी प्रावधान अब किया जा रहा है। तो बीपीएससी में हमेशा देखी जाती है कि इंटरव्यू का 120 नंबर का इंटरव्यू आपको जो भी मेंस क्वालिफाई करके आते हैं उनको ये देना होता है। और ये इंटरव्यू भी आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल को ये अदा करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये इंटरव्यू का। इंटरव्यू हमारा 120 ये मार्क्स, हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं ए बी सी डी और ये मेरा ई हो गया और ये तो प्रीलिम्स हो गई। तो हम यही देखते हैं कि परसेंटेज बच्चों में ये धारणा रहती है कि हम इंटरव्यू को बेहतर तरीक़े से हम
क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखिए, आप मेंस में कितने भी बेहतर क्यों ना कर लें, और जब तक इंटरव्यू में भी बेहतर नहीं कीजिएगा, तो हो सकता है कि इंटरव्यू का कुछ मानक होता है कि आयोग इतना से कम नहीं दे सकता है। तो इस धारणा में रहिएगा तो हो सकता है कि आपका मेंस में अगर बेहतर मार्क्स आते हैं और इंटरव्यू में कुछ कम भी मार्क्स आते हैं, तो आप बीपीएससी क्वालिफाई तो कर जाइएगा, लेकिन एक जो मनचाहा पोस्ट जो होता है, खास करके एसडीएम का, उससे हो सकता है कि आप कहीं वंचित रह जाएं, क्योंकि जिसका बेहतर ऑप्शनल रहता है, जीएस मेंस रहता है और इंटरव्यू रहता है, तो उसका मार्क्स जब बेहतर आएंगे तो रैंकिंग में वो आएगा, और रैंकिंग में आएगा तो अच्छे पोस्ट उसी को दिए जाएंगे। तो इंटरव्यू को हमको देखना है कि ये शब्द से ही क्लियर कर रहा है कि इंटरव्यू ये कोई बाह्य चीज नहीं है, ये आपकी अंदर का जो विचार है, जो सोच है, उसी चीज को आयोग के जो मेंबर होते हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या आप इस पद के योग्य हैं कि नहीं। मान लीजिए कि आप किसी दूसरे कम्युनिटी से हैं, और जब इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चन जब पूछी जाएगी किसी दूसरी कम्युनिटी को लेकर के, और हमेशा आपका निगेटिव टेम्परामेंट उस कम्युनिटी को लेकर के है, तो वह झलकेगी। तो आयोग यही समझेगा कि यह व्यक्ति के पास जो सामाजिक ज्ञान है उसका अभाव है। अगर इसकी सिलेक्शन की जाती है तो हो सकता है कि समाज में यह फ्रैक्शन भी पैदा करे किसी कम्युनिटी को लेकर के, तो वहां पे मान के चलिए आपका सिलेक्शन लगभग ना हो पाएगी, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मेरा आखिर में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जब फाइनल आप मालूम कीजिएगा तो मालूम पड़ा कि जा मेरा इंटरव्यू में तो इतना कम नंबर आ गया, क्यों। तो बच्चों याद रखिएगा, कमीशन यह एक बहुत बड़ा जो आज के डेट में सर्विस माने जाते हैं, वह स्टेट का ये पिक पॉइंट है, सेंटर का जैसा यूपीएससी है। तो हमें शुरू से ही देखना है कि अगर हम बीपीएससी की तैयारी करने हम जा रहे हैं या बीपीएससी हम करना चाहते हैं, तो मेरा अपना पर्सनल ये अनुभव है, और आप लोगों को यही सलाह भी मेरा रहेगा कि जब सोचते हैं कि मुझे कमीशन करना है, तो अपनी सोच को उसी दिन से बदलना पड़ेगा जैसे एक प्रशासक का सोच होता है। हमेशा आपको कंस्ट्रक्टिव रहना पड़ेगा, कोऑपरेटिव रहना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की आपके बातों में बायसनेस नहीं झलकना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। जब आप मार्केट में, समाज में किसी से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं, उस स्किल को आपको बेहतर तरीका से उसको डेवलप करना पड़ेगा। किसी भी मुद्दे को, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, रीजन हो, किसी भी मुद्दे पे अगर क्वेश्चंस अगर आपसे राइज भी किए जाते हैं, तो आपको न्यूट्रल होकर के वहां पे अपना जो व्यू जो है, अपना परसेप्शन है,
वहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये दिखना चाहिए कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल भी रहे हैं। क्योंकि यह एक व्यवहार जो होता है, एक आदत होती है बच्चों, यह एक दिन का नहीं होता है, बल्कि यह सतत प्रक्रिया होती है कि कैसे हम अपने आप को बेहतर तरीके से हम एस्टैब्लिश कर पाते हैं। चूंकि एक आप प्रशासक के व्यवहार को देखिएगा, हमेशा कही जाती है कि नहीं वो समाज से कट के रहता है, जल्दी लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। नहीं, चूंकि प्रशासक को जनता की, राष्ट्र की, राज्य की, समाज की उसको सेवा करनी होती है। वो अपने सोच के माध्यम से पॉलिसी बनाता है, गवर्नमेंट को भेजता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसको अप्लाई करता है। तो हमें इंटरव्यू को लेकर के भी हमें ये नहीं सोचना है कि हम प्रीलिम्स क्रैक कर जाएंगे, मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, तब हम इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे। और जो ऐसा सोचते हैं उनको आगे चल के कुछ कठिनाइयों की सामना करनी पड़ती है। इसलिए हम क्यों ना, जब से हम जगे हैं, जब से तैयारी करने की बात हम सोच रहे हैं, तो उस मुद्दे पे हम अभी से ही काम करें। अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ हमारे जो सामाजिक व्यवहार हैं, एक जो इसका मानक है कमीशन का, उसको हम हमेशा फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। और आपकी जो भी सफलता होगी उसमें कंपटीशन भी, जो लर्निंग एकेडमी फुल्ली कमीशन को लेकर के डेडिकेटेड ये संस्था है, जिसका यह उद्देश्य है कि मेरे संस्थान में जो भी बच्चे आ रहे हैं, आएंगे, हमें उस स्तर पे उनको तैयारी कराना है ताकि वह अपने उद्देश्य में सफलता के साथ साथ समाज, राज्य और राष्ट्र की सेवा में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसलिए संस्था बेहतर से बेहतर हर विषय के फैकल्टी को रखी हुई है और सभी फैकल्टी मिलकर के आपके प्रीलिम्स, आपके ऑप्शनल, जीएस मेंस और इंटरव्यू, आपकी जितनी भी शंकाएं होगी, जितने भी प्रश्न होंगे, उसको दूर किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम सभी यही अपेक्षा करेंगे बच्चों आप लोगों से कि आज की जैसी पॉलिसी आ रही है कि लगभग बहुत से सर्विसेज अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और कमीशन, चूंकि यह स्टेट का विषय है, तो यह एक बहुत बड़ी सर्विस है। अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं तो हमें बहुत कुछ भी समाज के माध्यम से मिलेगा। तो इसलिए बिना समय गंवाए हुए हमें यही प्रयास करना है कि हम इसको एक अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जिन जिन संसाधनों की, जिन जिन माध्यमों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम चूज करें। क्योंकि यही सोचिए कि इसका कितना क्रेज है कि आज के डेट में एक आईआईटीएन है जो मेडिकल कंप्लीट कर जाते हैं, और भी अदर सेक्शंस के जो बच्चे हैं, आईआईएम है,
उस सभी क्षेत्र से आज के डेट में कमीशन में इतना झुकाव हो चुका है कि लगभग उन सभी लोगों का जो स्ट्रीम जो है अब इधर की तरफ मूवमेंट आ चुके कि नहीं, अब हमें भी कमीशन करना है उस चीज को। तो इसको क्रेज को देखिए, और इसमें क्रेज के साथ साथ मैंने पहले भी बोला कि इसमें जो आपको सामाजिक जो प्रतिष्ठा मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ एक आत्म सुकून, एक लाइफ स्टाइल आपकी बदलेगी। और उसके माध्यम से आप आने वाले समय को अपनी तरफ वो मोड़ सकते हैं। जितनी चुनौतियां हो सकती है आएंगी, उसको आप आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बीपीएससी को ध्यान में रख करके उसको तैयारी करना है। और ये संस्थान आपको कंपटीशन व्यू जो लर्निंग एकेडमी अभी 67, आने वाले समय में 68 का भी हो सकता है कि 2-3 मंथ में उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो इसी को ध्यान में रख करके हर एक एक बिंदु पे चर्चा की जाएगी। और आने वाले समय में बीपीएससी में क्या चेंजेज होंगे, क्या यूपीएससी के पैटर्न को फुल्ली फॉलो करेगी, वो तो समय की बात है। लेकिन अभी तक के जितने भी सिलेबस हैं जो बीपीएससी के द्वारा दिए गए हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके हमको आगे की जो तैयारी है हमें करनी होगी। तो इस दिशा में बच्चों अब हम लोग आएंगे, विषय की बात करेंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं प्रमोद कुमार शर्मा, और स्पेशल आपको मैं मॉडर्न इंडिया को पढ़ाऊंगा। और इसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि मॉडर्न इंडिया का बीपीएससी में क्या योगदान है। चूंकि हम लोग पहले भी देखे कि जितने भी विषय हैं उसका कुछ ना कुछ अपना इम्पोर्टेंस प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, और जो आपके ऑप्शनल है तो वो इंटरव्यू में भी, चूँकि वो आपको इंटरव्यू तक भी आपका खास करके जो ऐच्छिक विषय होगा वो छोड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग मॉडर्न इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि यह सेक्शन जो है मॉडर्न इंडिया क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बीपीएससी को लेकर के। तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। कि अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं, तो मैंने पहले भी बोला लगभग 40 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री सेक्शन से पूछे जाते हैं, और उसमें 50% आपको ये मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे मॉडर्न इंडिया से। ये रहा मॉडर्न इंडिया। जिसको हम कहते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत की अगर रोल की हम बात करें तो मैंने पहले भी बोला ये प्रीलिम्स और
जीएस मेन। प्रीलिम्स और जीएस मेंस में क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं इससे। तो जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो इसमें कई ऐसी धारणाएं हैं कि कुछ लोग 1707, कुछ प्लासी की लड़ाई से, तो कुछ लोग अलग अलग धारणाएं दी गई है। लेकिन हम लोग स्पेशल चर्चा करेंगे प्रीलिम्स को लेकर के, हम यूरोपीय के आगमन से लेकर के, यूरोपीय के आगमन से। तो हम ये देखेंगे कि यूरोपीय आगमन आखिर में हम यूरोप से ही क्यों शुरू करते हैं, हम अमेरिका की क्यों नहीं बात किए, हम अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की क्यों नहीं बात किए, हमें ऑस्ट्रेलिया की भी बात करनी चाहिए था, लेकिन आखिर में क्यों ये यूरोपीय के आगमन से ही शुरू होते हैं। और दूसरी चीज कि यूरोपियन फर्स्ट ही क्यों इंडिया की तरफ वो मूव किए, हमें ये भी देखना है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि मध्यकाल में भारत और यूरोप के बीच का जो व्यापार जो होता था, विभिन्न प्रकार की वस्तु, खास करके जैसे मसाला है, सूती वस्त्र है, या अन्य जो वस्तुएं जो थी, उसका आदान प्रदान होता था। और मध्यकाल में या 15वीं 16वीं सदी तक हम देखते हैं, ना तो हमारे पास हवाई जहाज था, ना रेल थी, ना कोई भी द्रुतगामी जो परिवहन व्यवस्था हो जो आसानी से कम समय में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। तो उस समय हम देखते हैं व्यापार का प्रमुख साधन हमारे पास क्या था, सड़क मार्ग। सड़क मार्ग और दूसरा था जल मार्ग, दूसरा था जल मार्ग। तो भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि यूरोप से, खास करके यूनानियों के समय से व्यापार हमारे स्थल मार्ग से या फिर भूमध्य सागर होते हुए लाल सागर, और वहां से हम अरब सागर की बात करते हैं जो भारत के ठीक पश्चिम भाग में जो सटा हुआ है। तो भारत की स्थिति काफी वहां से क्या थी, नजदीक थी। दूसरी, पश्चिम एशिया के माध्यम से जो स्थल मार्ग था, तो यूरोप के लोगों को आसानी से यहां पे पहुंचने में मदद मिलती थी। तो आसानी से वो व्यापार हो जाया करते थे। लेकिन जब समय बदली और यूरोप में विभिन्न प्रकार के लड़ाइयां जब लड़ी गई, तो वहां के व्यापारी जो थे उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खास करके हम यूरोप में स्पेन की बात करते हैं, पुर्तगाल की बात करेंगे, हम हॉलैंड की बात करेंगे, या फिर ब्रिटेन की हम बात करते हैं, फ्रांस है। तो पहले ये 14वीं शताब्दी तक, शुरू तक हम देखते हैं कि उतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए वो लोग आए नहीं। आपको आखिर में क्यों हम देखते हैं कि यूरोपीय के आगमन में सर्वप्रथम जो वास्को डिगामा की हम बात करते हैं कि आखिर में 1400
98 में ही क्यों आया? उसके पहले भी लोगों को आना चाहिए था या उसे आना चाहिए था? तो उसके पीछे जब हम कारण देखते हैं तो 1453 में हम कस्तुनतुनिया का जब पतन हो जाता है तो जो तुर्क लोग थे, तो जो पहले हमारे जो मार्ग थे व्यापार का, उनका उस मार्ग पे क्या हुआ? प्रभाव जम गया। और वह पश्चिम के जो यूरोप के लोग थे उनके मार्ग को उन्होंने बाधित कर दिया कि हम आपको रास्ता नहीं देंगे जाने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो यूरोप के जो लोग थे, अब उनके पास खास करके व्यापारियों के समक्ष क्या हो गई? एक समस्या उत्पन्न हो गई। उसी समय में यूरोप में देखते हैं पुनर्जागरण का भी काल था, जिसमें एक खोज की प्रवृत्ति ने भी क्या किया कि उनको एक वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया। और उसी क्रम में हम देखते हैं कि यूरोप के विभिन्न देशों से विभिन्न लोगों ने विभिन्न क्षेत्र की खोज के लिए वो लोग आगे बढ़े। जैसे हम देखते हैं स्पेन का जो कोलंबस था, वह 1492 ईस्वी में चला था भारत को खोजने के लिए। चूँकि अरब थे या अन्य लिटरेचर या व्यापारी के माध्यम से भारत के समृद्धि के बारे में उनको मालूम थी। तो वो खोज में चले तो मालूम पड़ा कि भारत आने की अपेक्षा कहाँ पहुँच गया? वो अमेरिका पहुँच गया। उसी प्रकार ब्रिटेन का जो कैप्टन कुक था, वो भी खोजने के चला तो ऑस्ट्रेलिया का खोज दिया उसने। उसके बाद अबेल तस्मान, उसने तस्मानिया का, न्यूजीलैंड का। और उसी संदर्भ में हम देखते हैं पुर्तगाल का आपको वास्को डी गामा, जो 1498 में, इसको डेट को लेकर के बहुत से ऐसी भ्रांतियां हैं। वह यूरोप से यानी पुर्तगाल से वो चला और 1498 में अरब सागर होते हिंद महासागर होते हुए वह केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। और वहीं से आपको जो हमारे विदेशी व्यापार की या फिर यूरोपीय व्यापारियों का आगमन की अगर बात आती है तो उन लोगों के आगमन से ही भारत और यूरोप के जितने भी देश थे उनका इधर आगमन हुआ। जैसे हम पहले बात करते हैं आपको पुर्तगाली की। पुर्तगाल के देखा देखी क्या हुआ, जब देखे कि वास्को डी गामा यहाँ से जब वापस गया कुछ दिन रहने के बाद, तो काली मिर्च को लेकर के जब गया तो वहाँ एक व्यापारी क्या खोजता है कि उसको व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो काली मिर्च को तो उसका यात्रा करने के दरमियान जितना खर्च लगा हुआ था उसका लगभग वो 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। तो स्वाभाविक है जब एक व्यापारी देखता है कि इतना हमने लाभ लिया तो ये बात तो छुपती नहीं है। धीरे धीरे करते करते यूरोप के कई देशों में ये बातें फैल गई कि नहीं, यूरोप माने इंडिया के साथ व्यापार करना हम लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। और उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जब पुर्तगीज खास करके वास्को डी गामा जब भारत आया
तो उसके देखा देखी भारत में कई ऐसे यूरोपीय एक व्यापारी के रूप में आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति को जान करके वह एक शासक की माफी अपने व्यवहार को लगे इंगित करने, और जिसमें अंतिम में सफल होते हैं ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक व्यापारी के रूप में आती है, और धीरे धीरे करके भारत के पूरे क्षेत्र पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया के जो फर्स्ट सेक्शन की, यानी हम यूरोपीय के आगमन की अगर हम बात करते हैं, तो वह हमारा होता है शुरू आपको पुर्तगालियों के आगमन से। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमको यूरोपीय के आगमन से हमें क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, कौन कौन से यूरोपियंस आए, और उन सभी का हमारे प्रीलिम्स में क्या योगदान है। चूँकि हम पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे, और इस सेक्शन से हमेशा दो तीन क्वेश्चन बीपीएससी में हमेशा क्वेश्चन बच्चों हमेशा पूछी जाती है। तो हम देखेंगे पहले क्या, यूरोपीय के आगमन में सर्वप्रथम पुर्तगीज। पहले देखेंगे हम लोग पुर्तगालियों की। तो पहला क्या हुआ, पुर्तगाली। ये हो गए आपको पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद हम देखेंगे डच। डच के बाद हम देखेंगे अंग्रेज। उसके बाद हम देखेंगे डेन। उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग फ्रांसीसी, और एक आते हैं अंतिम में स्वीडिश, जिसका लगभग नगण्य योगदान है क्योंकि ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो पुर्तगाली के आगमन के हम देखते हैं कि 1498 ईस्वी। डच की बात करते हैं तो 1602, अंग्रेज बस 1600 में आपको ये आते हैं। डेन 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी 1664, और स्वीडिश 1731 ईस्वी। तो हम देखेंगे इतने यूरोपियन लोग देश में हमारे आए, और एक व्यापारी से कैसे वो लोग एक शासन करने वाले के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेज में जब हम लोग चर्चा करेंगे पुर्तगालियों के बारे में, तब पुर्तगाली लोगों के बारे में हम देखेंगे कि पुर्तगाली लोगों ने क्या क्या प्रभाव डाला यहाँ पे। तो आप लोग सिलेबस को आराम से देख सकते हैं, और देखकर इसको नोट डाउन कर लीजिए, और तब हम 2 मिनट में पुर्तगीज के बारे में थोड़ा सा बता करके नेक्स्ट क्लासेज में उसको हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे उसमें।
तो हो गया बच्चों सिलेबस का। तो हम लोग जब नेक्स्ट क्लासेस में चर्चा करेंगे तो हम पुर्तगालियों के बारे में देखेंगे कि पुर्तगाली क्यों आए, उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारतीय व्यापार को किस स्तर पे प्रभावित किया, भारतीय समाज को किस स्तर पे प्रभावित किया, यहाँ की धार्मिक भावना को उन्होंने किस स्तर तक क्षति पहुंचाया, कला के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे बच्चों कि यूरोपीय आगमन में पुर्तगाली एक महत्वपूर्ण या एक टॉपिक है। और हमेशा देखिएगा कि बीपीएससी कभी ना कभी किसी रूप में एक दो क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहती है। तो इस रूप में हमें हर टॉपिक पर बेहतर से बेहतर हमें काम करना है। और इस रूप में हमें काम करना है कि हम प्रयास करेंगे कि पहली बार में हम क्रैक कर लें अपना एग्जाम को। पंचवर्षीय योजना के बारे में कभी मत सोचिएगा कि अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार देख लेंगे, नेक्स्ट नहीं हुआ तो उसके अगले बार देख लेंगे। तो बच्चों कोई नहीं जानता है कि कल को किसने देखा है। तो जो अभी परिस्थितियां समाज के समक्ष, देश के समक्ष उत्पन्न हुई है, यह एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो हमें लंबा समय के बजाय हमें कम समय में ही अपने लक्ष्य को पाने का ये प्रयास करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना एक स्लोगन दिया, लेकिन उसी में खास करके विद्यार्थी के लिए, जो विद्यार्थी एक जाति जो है उसके लिए एक सबसे बेहतर यही स्लोगन होता है जो मरे हुए लोगों को भी, खास करके स्टूडेंट को जिंदा कर देने की वह स्लोगन क्षमता रखता है। वह है विवेकानंद का। वह यही बात कहे, अगर लक्ष्य को पाना है तो हमें गांधी जी की माफी उस रूप में नहीं चलना है कि पहले प्रेशर डालें, फिर कंप्रोमाइज करें और फिर प्रेशर डालें। अगर उसको हम अपने जीवन से जोड़ें तो ये नहीं होना चाहिए कि 2 महीना खूब मेहनत किए, 1 महीना आराम किए, फिर 2 महीना मेहनत किए। तो वह स्थिति हो जाती है क्या, मुस्का मुस्का पुनः वाली, यानी जहाँ से हम चले हुए थे फिर वहीं पे। तो ये कभी नहीं होने वाला है। हमें एक ही स्लोगन सबसे बेहतर अपने मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, यानी वो आपके सोच को, आपको विचार को बदलेगा। जो विवेकानंद ने कहा था कि एराइज, अवेक एंड नॉट स्टॉप until the goal is reached। इस शब्द में, इस स्लोगन में देख रहे हैं कितनी बड़ी भाव छिपी हुई है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। नहीं तो हम ये प्रवृत्ति रखेंगे कि नहीं आज नहीं तो फिर कल होगा, कल नहीं हो तो परसों होगा, तो हो सकता है कि आपकी सफलता में कहीं ये बाधक बन जाए। लेकिन अगर इस रूप में चले कि अगर चल दिए हैं तो जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, ये प्रवृत्ति रहनी चाहिए। और मेरी शुभकामना है आप सभी लोगों के लिए कि जितने भी बीपीएससी के तैयारी के इच्छुक छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करने की सोच भी रहे हैं, ये शुभकामना है कि आप लोग अपने मंजिल में सफल होइए। और जहाँ पे भी आप लोगों की किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो संस्था है कॉम्पिटिटिव व्यू लर्निंग एकेडमी आपको हर रूप में सहयोग करेगी, समर्थन करेगी और आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगी, आसान बनाएगी। और इसी के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कि कम से कम आपने ध्यान से मेरे बातों को सुना। और ये हमेशा एक प्रयास रखिएगा आप सब कि शिक्षक कोई भी हो, उसकी हर एक शब्द को सुनने का हमेशा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि शिक्षक का हर एक शब्द ही शिक्षक होता है, गुरु होता है आपका वो। इस भ्रम में मत रहिए कि नहीं हम सब कुछ नहीं जानते। वो शिक्षक के शब्द के क्या भाव हैं, आगे वाले आने वाले शब्द में, उसके सेंटेंस में क्या बदलाव आएंगे, मेरे लिए जीवन में क्या उपयोगी हो सकता है, जो आप 10 किताबों से पढ़ कर लीजिएगा, वो शिक्षक प्रयास करता है कि वो आपको 1 घंटे में, 10 मिनट में, एक शब्द में आपके उस मार्ग को वो क्लियर कर दे। तो इसी के साथ बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यूरोपीय के आगमन, जिसमें हम लोग पुर्तगाली से शुरू करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।